वेलकम टू स्टडी पीक्यू। आज हम बात करेंगे वियतनाम वार की कि वियतनाम वार क्या थी। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम जनरली ये देखेंगे कि वियतनाम वार क्या थी। इसके बाद हम काजेज़ ऑफ वार देखेंगे कि वो क्या क्या काजेज़ थे जिसकी वजह से वार हुई। फिर हम इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट देखेंगे कि किस तरह अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ। फिर हम इसमें टेट ऑफेंसिव देखेंगे कि जो वियतनाम वार का एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। इसके बाद एंड ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट के किस तरह अमेरिका की इसमें शमूलियत ख़त्म हुई। इसके बाद हम रीयूनिफिकेशन देखेंगे कि किस तरह वियतनाम दोबारा से रीयूनिफाइड हुआ और एक वियतनाम के तौर पर उभरा। और फिर इसके बाद हम इसके आफ्टरमैथ देखेंगे कि इस पूरी जंग के बाद, इस पूरी वियतनाम वार के बाद क्या क्या इसके असरात निकले, क्या इसके इफ़ेक्ट्स थे। फिर हम अदर कंट्रीज़ इन्वॉल्वमेंट के दूसरे कंट्रीज़ अमेरिका के अलावा कि जिन्होंने वियतनाम वार में पार्टिसिपेट किया, वो कौन कौन से कंट्रीज़ थे और उन्होंने किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको हम देखेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले आप ये मैप देख लें। ये जो आपको ग्रीन कलर का एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ये बेसिकली वियतनाम है। इसके ऊपर ये आप चाइना देख सकते हैं। इसके अलावा ये थाईलैंड है, थाईलैंड के साथ म्यांमार आता है और म्यांमार के साथ बांग्लादेश और फिर इंडिया, ठीक है। तो इंडिया, बांग्लादेश, फिर थाईलैंड, थाईलैंड के साथ कंबोडिया, लाओस और फिर ये वियतनाम आ जाता है। इधर से आप ताइवान देख सकते हैं। तो ये इसकी एक ओवरऑल लोकेशन बनती है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वियतनाम वार बेसिकली थी क्या, ठीक है। तो वियतनाम वार बेसिकली कम्युनिस्ट फोर्सेस के दरमियान और एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस के दरमियान थी। जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी उनको रिप्रेजेंट कर रहा था नॉर्थ वियतनाम। इनकी जो फ़ौज थी, ठीक है, इनकी जो फोर्सेस थी उन्हें वियटकोंग कहा जाता है। और इनके साथ एनएलएफ, नेशनल लिबरेशन फ्रंट्स थे। ये कौन थे ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके एक तो नॉर्थ वियतनाम था जो कम्युनिस्ट था, दूसरी तरफ था एंटी कम्युनिस्ट जिसको जो बेसिकली साउथ वियतनाम था। तो साउथ वियतनाम के अंदर कुछ लोग ऐसे थे या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कम्युनिस्ट की आमिल थी, जो कम्युनिज्म चाहती थी। तो उन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसको कहा जाता है एनएलएफ, यानी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तो इसका मतलब नॉर्थ वियतनाम जिसकी फोर्सेस थी वियटकोंग और एनएलएफ जो साउथ वियतनाम में से थे, इन दोनों ने मिलके बेसिकली कम्युनिज्म की तरफ से फाइट किया। और दूसरी तरफ एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस थी जिनको यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ रिप्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो वियतनाम वार बेसिकली कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस के दरमियान थी, जिनमें नॉर्थ वियतनाम जो कम्युनिस्ट है और साउथ वियतनाम जो एंटी कम्युनिस्ट है, ये दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद अगर हम मेन काज देखें, चीफ काज इस वार का क्या था, तो वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंगल वियतनाम स्टेट। क्योंकि इसकी डिवीज़न हुई थी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि वियतनाम कैसे डिवाइड हुआ था। तो वियतनाम वार का बेसिक मकसद यही था कि जो डिवीज़न हो चुकी थी, जो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम बना था, इसको रीयूनिफाई करके एक वियतनाम बनाया जाए अंडर द सोशलिस्ट आइडियालॉजी, ठीक है। तो सोशलिस्ट आइडियालॉजी, कम्युनिस्ट आइडियालॉजी की हामिल एक स्टेट बनाने के लिए ये वार चल रही थी, जिसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा नॉर्थ वियतनाम को अगर हम देखें, इसके अलाइज कौन थे, तो नॉर्थ वियतनाम जो कि कम्युनिस्ट था, तो इसके जो अलाइज थे वो रशिया था, चाइना था, नॉर्थ कोरिया था। तो आप देख सकते हैं ये तीनों स्टेट्स बेसिकली कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं जिनको रशिया रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर हम साउथ वियतनाम को देखें तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड। तो ये सारे कंट्री कैपिटलिस्ट हैं। तो यहीं से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये वार बेसिकली नॉर्थ और साउथ के दरमियान नहीं बल्कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान थी, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें यह आ जाती है। इसके अलावा अमेरिका जब इस जंग में शामिल हुआ तो उसने बेइंतहा इसमें पैसा लगाया और इसके अलावा बेइंतहा उसने यहाँ पर अपनी फ़ौजें और अपनी ट्रूप्स भेजी। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अपनी फ़ौजें भेजी उनकी पीक अगर हम देखें तो वो 549,000 यानी कि 5,49,000 बनती है। इसी तरह इस जंग को प्रॉक्सी वार भी कहा जाता है। ये ऊपर ही क्लियर हो चुका है कि चूंकि कोल्ड वार चल रहा था, कम्युनिज्म को सोवियत यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा था और कैपिटलिज्म को अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पर एक प्रॉक्सी वार बन चुकी थी कि जिसमें नॉर्थ वियतनाम को कम्युनिस्ट यानी कि रशिया सपोर्ट कर रहा था, इसके साथ चाइना, नॉर्थ कोरिया, और साउथ वियतनाम को एंटी कम्युनिस्ट मतलब अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस तरह ये एक प्रॉक्सी वार भी बन चुकी थी, क्योंकि अमेरिका का वाज़ह तौर पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनता यहाँ पर। अमेरिका अगर वियतनाम में था तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिज्म को रोकने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए। तो इस तरह ये एक प्रॉक्सी वार बन जाती है। ये वार ख़त्म हुई अप्रैल 30, 1975। बेसिकली जब अमेरिका ने वियतनाम वार में इन्वॉल्वमेंट अपनी ख़त्म की तो वो ये डेट थी। तो जब अमेरिका ने इस जंग में अपनी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दी तो फिर बाद में वियतनाम में कुछ नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि साउथ वियतनाम का बुनियादी अलाई अमेरिका था। तो जब अमेरिका ही चला गया तो पीछे कुछ ना बचा, लिहाजा नॉर्थ वियतनाम ने आसानी से इस पर काबू पा लिया। तो इस तरह जो सैजन था
जो साउथ वियतनाम का कैपिटल था ये उसके नॉर्थ वियतनाम के कब्ज़े में आ गया और ये जंग इस तरह ख़त्म हुई। इस जंग में तकरीबन 2 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर वियतनामीज़ सिविलियन थे। इसके अलावा 3 मिलियन वांडेड हुए और तकरीबन 12 मिलियन इसमें रेफ्यूजी बने। ठीक है, तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन था। इसको हम आगे जाके देखते हैं कि ये क्या चीज़ें थी। अब हम देखते हैं कि मेजर काजेज़ ऑफ वार, के इस जंग के मेजर काजेज़ क्या थे, वो क्या क्या वजूहत थी। तो इसमें सबसे पहला काज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि वियतनाम बेसिकली पहले फ्रेंच कॉलोनी था, उसके बाद ये जापान की कॉलोनी रहा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जापान को शिकस्त हुई तो ये दोबारा फिर से फ्रेंच के पास आ गया। लेकिन हू ची मिन्स, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में कायद आज़म थे, इंडिया में गांधी थे, इसी तरह वियतनाम में हू ची मिन थे, उनके लीडर थे। तो इन्होंने जो वियतनाम के लोग थे उनको मोटिवेट किया आज़ादी के लिए। तो 1954 में इन्होंने फ़्रेंच के ख़िलाफ़ एक बैटल लड़ी, एक जंग लड़ी, जिसमें ये जीत गए। ठीक है, वियतनाम जीत गया। तो फ्रेंच ने 1954 में वियतनाम को छोड़ने का इरादा किया और उसको इंडिपेंडेंस देना चाहिए। लेकिन जाने से पहले वो वियतनाम को टेम्पोरेरीली दो हिस्सों में डिवाइड कर गया, एक था साउथ वियतनाम और एक था नॉर्थ वियतनाम। ठीक है, जिस तरह अंग्रेज़ जब इंडिया से गया था तो पाकिस्तान और इंडिया बना, तो ये परमानेंट थे, लेकिन ये परमानेंट नहीं थे जब वियतनाम को डिवाइड किया गया। जिस तरह आप ये मैप में देखिए, तकरीबन इस जगह पर उन्होंने एक तरफ बन गया नॉर्थ वियतनाम और एक तरफ बन गया साउथ वियतनाम। ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये टेम्परेरी था। ठीक है, इसमें क्या होना था, ये बेसिकली जनवा अकॉर्ड में एक ट्रीटी साइन की गई थी। उसमें ये चीज़ भी तय थी कि 1956 में यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे और उन इलेक्शंस की बुनियाद पर वियतनाम को यूनिफाई किया जाएगा और जो पार्टी विन करेगी या जो विन करेगा फिर उसकी गवर्नमेंट बनेगी और वो वियतनाम को लेके आगे चलेगा। लेकिन वो इलेक्शन कभी ना हो सके और फिर ये आपस में जंग चलती रही। जंग कैसे शुरू हुई, क्योंकि जब इनको डिवाइड किया गया तो जो नॉर्थ वियतनाम था, ठीक है, उस पर तो कंट्रोल हो गया कम्युनिस्ट फोर्सेस का, जो हो ची मिन था। ठीक है, इसको पॉपुलर सपोर्ट भी थी। ठीक है, और जो साउथ वियतनाम था वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी कम्युनिज्म। ठीक है, जो एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस थी वो उनके असर में आ गया। अब यहाँ पर कौन था, यहाँ पर बाऊ था, जो बेसिकली मोनार्क था। ये फ्रेंच ने इन्हें अपॉइंट किया था साउथ वियतनाम में, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो डियम थे। डियम ने बाद में क्या किया कि बाऊ को हटा के, ठीक है, उनको ओवरथ्रो करके खुद प्रेसिडेंट बन गया था। ठीक है, तो एक मेजर काज ये आता है कि वियतनाम पहले जो एक था उसकी दो हिस्सों में डिवीज़न होना, और फिर डिवीज़न भी इस तरह के एक तरफ कम्युनिज़म और एक तरफ कैपिटलिज़म। तो जब एक तरफ कम्युनिज़म हो और दूसरी तरफ कैपिटलिज़म हो तो फिर मसाइल पैदा होते हैं और फिर ये कोल्ड वार के ज़मरे में चीज़ आ जाती है। इसके अलावा डियम, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये साउथ वियतनाम का प्राइम मिनिस्टर था, बाद में ये प्रेसिडेंट बन गया। तो ये काफ़ी हार्श था। ठीक है, इसने क्या किया कि इसके जो ओपोनेंट्स थे उन पर इसने बहुत ज़्यादा रिप्रेशंस की, और ये कभी भी इलेक्शन नहीं चाहता था। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि ये तय पाया था कि 1956 में वियतनाम में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे, और उन इलेक्शंस की बुनियाद पर यह तय पाएगा कि कौन वियतनाम को रूल करेगा, और इस तरह ये वियतनाम यूनिफाई होगा। लेकिन ये इलेक्शन चाहता ही नहीं था। ठीक है, इसके अलावा इसके जो ओपोनेंट्स थे साउथ वियतनाम में, जिन्हें वियतकोंग कहा जाता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नॉर्थ वियतनाम की जो फोर्सेस थी उन्हें वियतकोंग कहा जाता है। तो साउथ वियतनाम में जितनी भी वियतकोंग थे उनको इसने पकड़ लिया। तकरीबन 1 लाख लोग इसने पकड़े, और इनमें से अक्सर को जेलों में डाल दिया, और अक्सरियत इनमें से एग्जीक्यूटेड, उन्हें मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो एक काज ये बनी बाकायदा तौर पर वियतनाम वार का कि ये काफ़ी हार्श था अपने ओपोनेंट्स की तरफ। तो काफ़ी ज़्यादा लोग साउथ वियतनाम में इसी के ख़िलाफ़ हो गए। इसकी एक बड़ी मिसाल NLF है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ वियतनाम में कुछ लोग जो कम्युनिज़म चाहते थे। ठीक है, जिस तरह नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो इसी तरह साउथ वियतनाम में वो लोग जो कम्युनिज़म चाहते थे वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने NLF बनाई। अब इसमें कुछ एंटी कम्युनिस्ट भी थे, जो जिनका मकसद NLF में शामिल होने का सिर्फ ये था कि जो डियम की गवर्नमेंट है, जो रिजम है, उसको गिराया जाए। ठीक है, और जो नया डेमोक्रेटिकली आए वो आए। तो NLF में बेसिकली कम्युनिस्ट भी थे और एंटी कम्युनिस्ट भी थे, लेकिन ओवरऑल व्यू ये लिया जाता है कि ये इसमें ज़्यादातर कम्युनिस्ट थे। तो जब ये बनी तो साउथ वियतनाम में ही NLF बनी। ठीक है, तो ये नॉर्थ वियतनाम के साथ मिल गई, और बाद में इन्होंने मिल के साउथ वियतनाम के ख़िलाफ़ एक वार लड़ी। तो एक काज इसका ये बन गया। इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डियम, जो मैं पहले मैं बता चुका हूँ साउथ वियतनाम का प्रेसिडेंट था, इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया खुद, इसी के अपने जनरल्स नहीं। ठीक है, एक मिलिट्री कप लगाया गया था वियतनाम में जो CIA की मदद से था, तो उसमें डियम को और इसके भाई को कत्ल कर दिया गया था। तो जब ये कत्ल हुआ, ठीक है, तो चूँकि
चूँकि ये प्रेसिडेंट था तो इसके कत्ल होने के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम दोबारा फिर से क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसका फ़ायदा उठाया नॉर्थ वियतनाम में और दोबारा फिर से उन्होंने इन्वेड किया, अपनी फोर्सेस भेजी। तो इस तरह ये एक इंतशार सी एक क्वाटिक सिचुएशन पैदा हुई, ठीक है, जो एक मेजर काज बनी वार का। अब एक और इम्पोर्टेंट काज जो इस जंग में बनता है वो यूनाइटेड स्टेट्स है कि यूनाइटेड स्टेट्स जब इसमें आया, इसको बाकायदा तौर पर हम देखेंगे कि अमेरिका कैसे इन्वॉल्व हुआ। लेकिन जब अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो उसका बेसिक मकसद ये नहीं था कि वो वियतनाम में आके साउथ वियतनाम की तरफ से लड़े, ठीक है, या वो कोई लोगों की मदद करने आया था या फलां फलां। उसका बेसिक मकसद ही स्टॉप कम्युनिज्म था, ठीक है, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट जो ट्रूमन डॉक्ट्राइन के तहत थी, ठीक है। और फिर इसमें ट्रूमन डॉक्ट्राइन ये कहता था कि जहाँ भी कम्युनिज्म फैले उसको आप कंटेन कर दें, ठीक है, उसको रोकते हैं। इस पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा एक डोमिनो थ्योरी है कि अगर साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी एक स्टेट कम्युनिज्म में फॉल कर जाती है, कोई भी एक स्टेट कम्युनिस्ट बनती है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी स्टेट्स हैं, ख़ासतौर पर उसकी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, वो भी कम्युनिज्म में बन जाएंगी। तो यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनो थ्योरी से, पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट से जो ट्रूमन डॉक्ट्राइन के तहत है, इनसे मुतासिर था और वो सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए वियतनाम में था, ठीक है। तो एक काज ये भी बन गया कि यूनाइटेड स्टेट्स का मकसद सिर्फ कम्युनिज्म को कंटेन करना था, ठीक है। दूसरे अल्फाज में कोल्ड वार के अंडर ये चीज़ आ जाती है। जबकि नॉर्थ वियतनाम का जो कम्युनिस्ट था उसका मकसद और एनएलएफ का मकसद दोनों का मिल के रीयूनाइट नेशन, इनका मकसद था कि यूनाइट नेशन को रीयूनाइट किया जाए, जिस तरह पहले एक ही वियतनाम था, ठीक है, साउथ और नॉर्थ के चक्कर को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा रिपेल फॉरेन एग्रेसर, इससे मुराद अमेरिका ही है, जिनको ये न्यू कॉलोनिस्ट भी कहते थे, कि इस अमेरिका को निकाला जाए और रीयूनाइट किया जाए नेशन को अंडर द कम्युनिस्ट आइडियालॉजी, ठीक है। तो ये वो कुछ मेजर काजेज़ थे जो वियतनाम वार का बाइस बने। इसके बाद हम देखते हैं अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट कि अमेरिका किसमें कैसे इस जंग में शामिल हुआ। अमेरिका का वियतनाम में शामिल होना और साउथ वियतनाम को मिलिट्री सपोर्ट देना, वेपन्स देना, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं अमेरिकनाइजेशन, ठीक है। ये प्रेसिडेंट जॉनसन के दौर में शुरू हुई थी। अब 1954 में जब फ्रेंच ने वियतनाम को छोड़ा था और उस वक्त जो एक वार चल रही थी वियतनाम के दरमियान, जिसके रिप्रेजेंट कर रहा था हो ची मिन और दूसरी तरफ फ्रेंच था, तो उस दौर में भी अमेरिका यही चाहता था कि कभी भी वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी ना आए, कम्युनिज्म ना आए। तो उस वक्त उसने फ्रांस को हेल्प किया था, ठीक है, जिसमें उसने इसको $1 बिलियन दिए थे। इसके अलावा 3 लाख स्मॉल आर्म्स एंड स्मॉल मशीन गन्स दिए थे, ठीक है। यह 1954 से पहले की बात है कि जब हो ची मिन के अंडर वियतनाम वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ रहा था फ्रेंच के साथ। तो ये चीज़ ये ज़ाहिर करती है कि अमेरिका पहले से शुरू से ही हो ची मिन के ख़िलाफ़ था, या वो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ था कि कभी भी कम्युनिज़म वियतनाम में ना आए। लेकिन जब फ्रेंच चला गया उसके बाद बाकायदा तौर पर अमेरिका प्रेसिडेंट जॉनसन के दौर में आया, ठीक है। प्रेसिडेंट जॉनसन 24 नवंबर 1963 को बने। तो उस दौर इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिकनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। इसमें बाद में क्या हुआ कि जुलाई 27 1964 को अमेरिका ने कुछ मिलिट्री एडवाइज़र भेजे साउथ वियतनाम में, ठीक है, जो तकरीबन 5000 थे, ठीक है। उस वक्त 1964 में जो वियतनाम में, साउथ वियतनाम में अमेरिकन ट्रूप्स थी वो तकरीबन 21,000 थी। अब आप देखते जाइएगा कि जिस तरह ये डेट्स आगे बढ़ती जाएंगी साथ साथ ट्रूप्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। अभी 1964 है तो इसमें सिर्फ 21,000 है, अभी आप आगे देखिए ये कितनी बढ़ती हैं। अब बाकायदा तौर पर अमेरिका ने वियतनाम में लड़ना कब शुरू किया, वो शुरू किया अगस्त 4 1964 में, ठीक है। अब अगस्त 4 1964 में क्या हुआ था कि अमेरिका की जो यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रॉयर थी, ये समुद्री जहाज़ थे जो वार के लिए, जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। गल्फ़ ऑफ टोंकिन, ठीक है। गल्फ़ ऑफ टोंकिन क्या है अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैप आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वियतनाम है। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला, इसको बोला जाता है गल्फ़ ऑफ टोंकिन। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रॉयर, ठीक है, जो बैटल शिप्स थे वो यहाँ पर चल रहे थे, और इसी के साथ जो नॉर्थ वियतनाम था उसकी कुछ बोट्स जो पेट्रोल बोट्स थी वो भी चल रही थी। तो उन बोट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स के जो वारशिप्स थे उन पर अटैक किया, ठीक है। अब कई कहते हैं कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये हुआ था, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हुए एक गल्फ़ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन पास की गई अमेरिकन कांग्रेस में। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी के बाद से बाकायदा तौर पर अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हो जाता है।
गल्फ़ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दी, ठीक है, कि वो वियतनाम वार में किसी भी तरह से कोई भी एक्शन ले सकता है, वियतनाम वार में कोई भी फैसला किसी भी तरह से ले सकता है, उसको कांग्रेस से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली पावर्स दी गई प्रेसिडेंट को कि वो वियतनाम वार को अपने तरीके से हैंडल कर सकता है। तो गल्फ़ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन के पास होने के बाद ऑपरेशन रोलिंग थंडर शुरू किया गया, ठीक है। ऑपरेशन रोलिंग थंडर क्या था, ये 3 साल तक रहा, 1965 टू 1968, ठीक है। इसका बेसिक मकसद एरियल बम्बार्डमेंट था कि ऊपर से हवाई फायरिंग की जाए। इसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग कैंपेन था, ठीक है, अगेंस्ट नॉर्थ वियतनाम, मार्च 1965, मतलब 3 साल तक ये रहा था। अब इसमें क्या था कि वियतनाम में बेसिकली जो वियतनाम फोर्स थी, ख़ास तौर पर जो नॉर्थ वियतनाम थे, वो गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ करते थे कि वो ग्रुप्स की शक्ल में आती, अटैक करते और चले जाते। जबकि अमेरिकन जो फ़ौज थी, अमेरिकन जो आर्मी थी, वो डायरेक्ट वार के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थी। इसके अलावा उसके पास हैवी टेक्नोलॉजी थी कि अगर डायरेक्ट वार होती तो ये वार कब की ख़त्म हो जाती। लेकिन जो वियतनामी थे उन्होंने गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ की, जिन्होंने अमेरिकन आर्मी को बहुत ज़्यादा इरिटेट किया। तो इसलिए उन्होंने ऑपरेशन रोलिंग थंडर का इस्तेमाल किया कि ऊपर से जहाज़ से फायरिंग की जाती थी इनको मारने के लिए, ठीक है। तो इस ऑपरेशन रोलिंग थंडर में बेसिकली बहुत ज़्यादा सिविलियंस मर गए थे, बहुत ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हुई थी इसमें। तो एक चीज़ इसमें यह आ जाती है। अब इसका एक मकसद क्या था कि डिस्ट्रॉय इंडस्ट्रियल बेस। इसमें नॉर्थ वियतनाम की बात हो रही है कि नॉर्थ वियतनाम की इंडस्ट्रियल बेस को तबाह किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स इसको तबाह किया जाए जिसमें रोड्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो एयर डिफेंस है उसको ख़राब किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा हो ची मिन ट्रेल, हो ची मिन ट्रेल क्या थी, ये मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि ये नॉर्थ वियतनाम था, ये साउथ वियतनाम है, तो यहाँ पर आकर लड़ने के लिए नॉर्थ से साउथ में, तो हो ची मिन ने क्या किया कि लोआस से होते हुए कंबोडिया में, मतलब इस एरिया से, यहाँ से होते हुए, ठीक है, वो यहाँ से इस तरह से साउथ वियतनाम में दाखिल हो जाते। तो इसको, इस पूरी लाइन को बोला जाता है हो ची मिन ट्रेल। तो ऑपरेशन रोलिंग थंडर जो था वो इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता था कि हो ची मिन ट्रेल जो है उसको तबाह किया जाए, कम से कम मैन पावर साउथ वियतनाम में पहुँचे। इसके अलावा इसमें मोर देन मिलियन फ़्लाइट्स उड़ाई गई, मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा जहाज़ उसको उड़ाए गए इसी ऑपरेशन रोलिंग थंडर के लिए। और 250,000 बॉम्ब्स ड्रॉप किए गए। 250,000 ड्रॉप्स तकरीबन 7.5 लाख बनते हैं कि इतने ज़्यादा बॉम्ब्स जो थे वो नॉर्थ वियतनाम पर गिराए गए। इसके बाद आप देखिए कि जनवरी 1965 में, पहले आप ये देखिए कि 1964 में तकरीबन 21,000 ट्रूप्स थी, लेकिन जनवरी 1965 में ये 82,000 होगी, ठीक है, अमेरिका में, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस दे रहे थे, अमेरिकन फ़ौज काफ़ी हद तक कामयाब नहीं थी। इसके अलावा जुलाई 1965 में, ठीक है, ये जनवरी और जुलाई में ये होगी तकरीबन 1 लाख ट्रूप्स, और इसके साथ 25,000 मिलिट्री एडवाइज़र थे। पहले ये कितने थे, 5,000 थे, 5,000 से ये 25,000 तक हो गए, और मिलिट्री ट्रूप्स तकरीबन 1 लाख तक होगी। अब ये आगे बढ़ती जाएंगी, तकरीबन ये 5 लाख तक जाती हैं। इसके अलावा अमेरिका की डायरेक्ट जो वियतनाम में इन्वॉल्वमेंट थी उसमें विलियम वेस्ट मोरीलैंड का नाम आता है। ये बेसिकली कमांडर थे वियतनाम में। इनकी एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ एट्रिशन। पॉलिसी ऑफ अट्रेशन क्या थी, इसका बुनियादी मकसद ये होता था कि जितनी ज़्यादा दुश्मन हो सके, दुश्मन की ख़ास तौर पर जो मैन पावर है, दुश्मन के जो ट्रूप्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म किया जा सके, इससे उनका मोरल कम किया जाए और उनकी मैन पावर को कम किया जाए, ठीक है। तो विलियम वेस्ट मोरीलैंड की बुनियादी पॉलिसी ऑफ अट्रेशन ये थी। इन्होंने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमीज़ को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इनकी ये पॉलिसी नाकाम रही थी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली उनका नॉर्थ वियतनाम की जो फोर्सेस थी उनका मोरल बहुत ज़्यादा बुलंद था, ठीक है। तो ये इस चीज़ को कभी ना समझ सके। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा साउथ वियतनाम में ही कुछ ऐसे एरियाज़ थे जिनको फ्री फायरिंग जोन करार दिया कि इनमें से फ्री फायर किया जाए, मतलब जो सामने आता है उसको मार दिया जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हुई थी, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद नवंबर 1967 में अमेरिका की जो ट्रूप्स हैं वियतनाम में वो तकरीबन 5 लाख तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कैसे ग्रेजुअली अमेरिका की ट्रूप्स बढ़ती गई। अमेरिका की ट्रूप्स का वियतनाम में बढ़ना इस चीज़ को जाहिर करता है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर नाकाम था वियतनाम में, क्योंकि अगर कामयाब होता तो कब का निकल चुका होता। लेकिन वो मुसलसल अपनी फ़ौजें बढ़ा रहा था, ठीक है। और नॉर्थ वियतनाम की जो फोर्सेस थी वो लगातार इनको शिकस्त दे रही थी। तो ये चीज़ें इसमें आती है कि अमेरिका किस तरह इसमें इन्वॉल्व हुआ और उसने कैसे कैसे अपनी फौजें बढ़ाई। और इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट क्या आते हैं, एक तो गल्फ़ ऑफ टोंकिन रेजोल्यूशन, ऑपरेशन रोलिंग थंडर, इसके अलावा विलियम वेस्ट मोरीलैंड्स इसकी पॉलिसी ऑफ एट्रिशन के इसमें इसने बहुत ज़्यादा सिविलियंस को बेसिकली कत्ल किया, और फिर बाकायदा तौर पर अमेरिकन ट्रूप्स का बढ़ना। इसके बाद इसमें आ जाता है टेट ऑफेंसिव। ये जनवरी और फरवरी 1968 में किया गया। टेट बेसिकली बोलते हैं छुट्टी को, ये नए साल की एक छुट्टी थी उसमें वियतनाम में, तो उस दिन ये ऑफेंसिव किया गया था। ये क्या था इसको हम देखते हैं कि
वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ वियतनाम वार के वियतनाम वार की ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री कैंपेन थी। इसमें क्या हुआ कि क्योंकि ये छुट्टी का दिन था, टेट था, ठीक है, नया साल जो था वियतनाम में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो उस दिन क्या हुआ कि नॉर्थ वियतनाम में इस दिन को मतलब एक गनीमत जाना और इन्होंने क्या किया कि तकरीबन 80,000 ट्रूप्स साउथ वियतनाम में दाखिल कर दी। अब ये 80,000 जो 80,000 ट्रूप्स थी ये साउथ वियतनाम के जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे वहाँ पर चली गई, ठीक है। अब इनमें क्या था कि तकरीबन 100 से ज़्यादा टाउन्स में ये गई। इनमें 36 आउट ऑफ 44 प्रोविजनल कैपिटल थे कि साउथ वियतनाम में जितने भी प्रोविंसेस थे उनके 36 जो सिटीज़ थे उन पर इन्होंने अटैक किया। इसके अलावा 72 आउट ऑफ 45 डिस्ट्रिक्ट टाउन्स, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो सैजोन था कि जो साउथ वियतनाम का कैपिटल था सैजोन। तो नॉर्थ वियतनाम में टेट ऑफेंसिव में क्या किया कि नॉर्थ वियतनाम से तकरीबन 80,000 ट्रूप्स साउथ वियतनाम में भेजी और इनके जो इंपॉर्टेंट टाउन्स थे उन पर कब्ज़ा कर लिया, उनको सीज कर लिया इनिशियली शुरू में। अब इसका पर्पज़ क्या था, मकसद क्या था? मकसद ये था कि नॉर्थ वियतनाम में ये सोचा कि जब फ़ौज साउथ वियतनाम में जाएगी, ठीक है, इनकी आर्मी साउथ वियतनाम में जाएगी तो एक पब्लिक अपराइजिंग शुरू होगी। जो आम लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो भी इनमें शामिल हो जाएंगे और साउथ वियतनाम में जो एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं उनको निकाल दिया जाएगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत होगी और बाकायदा तौर पर वियतनाम रीयूनिफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली नाकाम था, लेकिन स्ट्रेटजिकली ये नॉर्थ वियतनाम के हक़ में गया। कैसे? अब इसमें एक ये आता है कि अटैक ऑन यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी के जो टेट ऑफेंसिव के में नॉर्थ वियतनाम में जब साउथ वियतनाम पर अटैक किया, उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी पर अटैक किया। तो यहाँ पर जब अटैक किया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, ठीक है। अब ये नॉर्थ वियतनाम के हक़ में कैसे गया कि इसने शॉक्ड यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री प्लस यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक के जो अमेरिका की पब्लिक थी उसको ये बताया जा रहा था कि वियतनाम वार विन की जा चुकी है, ठीक है। इसके अलावा उनको ये भी बताया जा रहा था कि नॉर्थ वियतनाम की जो फोर्सेस हैं अब वो उनमें इतनी पावर नहीं है या वो इस काबिल नहीं है कि वो दोबारा से अमेरिका पर या साउथ वियतनाम पर अटैक कर सके, उन पर हमला कर सके। लेकिन टेट ऑफेंसिव में जब 80,000 ट्रूप्स नॉर्थ से साउथ में आई तो इसने ये चीज़ को ज़ाहिर किया कि अभी नॉर्थ वियतनाम ने हार नहीं मानी, ठीक है, बल्कि उनके पास पावर है कि वो पूरे के पूरे साउथ वियतनाम पर और जिसमें अमेरिकन ट्रूप्स भी हैं उन पर अटैक कर सकें। और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की जो पब्लिक थी उस पर भी ये चीज़ वाज़िया हो गई कि वियतनाम वार को वो नहीं किया जा चुका, बल्कि नॉर्थ वियतनाम के पास अभी पावर है कि वो अटैक कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो इतने ज़्यादा लोग इसमें शामिल हुए थे उसका ये ज़ाहिर करना है कि अमेरिका फजूल में ये जंग लड़ रहा है, ठीक है। बेसिकली वहाँ पर सिविलियन डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसके अलावा इनकी वीडियोस भी अमेरिकन पब्लिक्स को दिखाई गई टेलीविज़न पर, तो इससे एक नेगेटिव ओपिनियन पैदा हुआ अमेरिकन में इस वार के ख़िलाफ़। तो इस लिहाज से ये वार आप कह लें कि नॉर्थ वियतनाम के हक़ में गई। ये वाला जो ऑफेंसिव था नॉर्थ वियतनाम के हक़ में गया कि अमेरिका की पब्लिक का ओपिनियन इसमें चेंज हो गया। अब इस टेट ऑफेंसिव में तकरीबन 60,000 लोग मारे गए दोनों साइडों में, जिसमें नॉर्थ भी था साउथ भी था, ठीक है। इसमें एक बैटल ऑफ ह्यू लड़ी गई थी। ह्यू एक शहर है, ठीक है, इसमें ये बहुत ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी। इसके अलावा जिस तरह टेट ऑफेंसिव था इसी तरह एक ईस्टर ऑफेंसिव भी था, ठीक है, जो मार्च और अक्टूबर 1972 में था। इसमें इसी तरह दोनों साइड्स की आपस में कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10,000 साउथ वियतनाम में और 40,000 टू 60,000 नॉर्थ साइड में मारे गए, ठीक है। इसके अलावा वियतनाम वार में एक इम्पोर्टेंट इवेंट आता है मै लई मैस्करस। मै लई एक विलेज है, ठीक है। इसमें क्या किया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के सोल्जर्स थे उन्होंने तकरीबन 400 सिविलियन जो अनआर्म थे, जो मासूम थे, उनको स्लैटर कर दिया, उनको ज़िंदा मार दिया। तो इस चीज़ ने, इन सारी चीज़ों ने कि जिसमें टेट ऑफेंसिव था, ईस्टर ऑफेंसिव था, इसके अलावा मै लई मैस्करस के जिसमें बेगुनाह शहरियों को कत्ल किया गया और अक्सर वियतनाम वार में शहरी ही सिविलियन ही मारे गए थे। तो इससे क्या हुआ कि अमेरिका में एक जो पब्लिक ओपिनियन था वो वार के ख़िलाफ़ हो गया, एंटी वार कैंपेन्स चलना शुरू हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट, कि किस तरह अमेरिका ने वियतनाम वार में से अपनी इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म किया। इस प्रोसेस को बोला जाता है वियतनामाइजेशन। पहले अमेरिकनाइजेशन था कि किस तरह अमेरिका इन्वॉल्व हुआ, अब किस तरह इसने इसको ख़त्म किया। तो इसमें निक्सन का नाम आता है जिसने जनवरी 15, 1973 में टेलीविज़न एड्रेस किया जिसमें उसने अनाउंस किया कि अमेरिका वियतनाम वार में से विदड्रॉ करेगा। इसके बाद जनवरी 27 में पेरिस पीस अकॉर्ड साइन किए गए, ठीक है। इसमें बाकायदा तौर पर अमेरिका ने वियतनाम में से निकलने का इरादा किया। इसके अलावा दिसंबर 1974 में कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया
जिसे फॉरेन असिस्टेंस एक्ट 1974 कहा जाता है। ठीक है, इसमें वियतनाम वार में जितनी भी अमेरिका की फंडिंग थी उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद 1975 तक, ठीक है, चूँकि इसमें अब फंडिंग ख़त्म हो गई थी, इसके अलावा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो गई थी, तो 1975 तक साउथ वियतनाम की जो आर्मी थी वो तकरीबन अकेली थी, स्टूड अलोन। और अगर असूली तौर पर देखा भी जाए तो साउथ वियतनाम के साथ था ही अमेरिका। अगर अमेरिका साउथ वियतनाम के साथ ना होता तो ये जंग कभी भी ना होती और 1954 में ही ये वियतनाम यूनिफाई हो जाता। ये सिर्फ अमेरिका ही था जो साउथ वियतनाम की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, तो जब अमेरिका ही चला गया तो पीछे कुछ ना बचा, साउथ वियतनाम बिल्कुल अकेला था। तो इस प्रोसेस को उसने नाम दिया निक्सन वियतनामाइजेशन का। ठीक है, इसमें क्या था कि निक्सन चाहता था कि जितने भी अमेरिका के सोल्जर्स हैं, अमेरिका के ट्रूप्स हैं, वो वियतनाम में से निकलें और इस वार की पूरी ज़िम्मेदारी साउथ वियतनाम पर डाली जाए। ये क्या चाहता था कि पीस विद ऑनर। ठीक है, इसके अलावा निक्सन ने वियतनाम में से अमेरिका की ट्रूप्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि 548,000 इन 1969 टू 69,000 1972। तो 5 लाख से तकरीबन 5.5 लाख से ये 69,000 तक आ जाती हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि अमेरिका किस तरह कमिटेड था इस जंग से निकलने के लिए, क्योंकि इसको कोई फ़तह नहीं मिली, कोई विक्ट्री नहीं मिली। ठीक है, हर तरफ से शिकस्त थी। इसके अलावा अमेरिका के बहुत ज़्यादा सोल्जर मारे गए, खुद सोल्जर इस वार के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। इसके अलावा एंटी वार प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हुए। तो ये सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया अमेरिका के निकलने में। इसके अलावा अमेरिका के इस वियतनाम में से निकलने के प्रोसेस को बोला जाता है वियतनामाइजेशन। ठीक है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, पीस विद ऑनर ये चाहता था कि अमेरिका की जितनी भी ट्रूप्स हैं वो वियतनाम में से निकलें और इसकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साउथ वियतनाम पर डाली जाए। ठीक है, अब इसके अलावा ये चाहता था कि साउथ वियतनाम की जो फोर्सेस हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, उनको वेपन्स दिए जाएँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी जाए। ठीक है, ताकि वह खुद को डिफेंड कर सके, अपनी नेशन को वो डिफेंड कर सके। ठीक है, इसके अलावा इसमें ट्रेनिंग था, वेपन था, ये स्ट्रेंथ गवर्नमेंट के साथ वियतनाम की जो गवर्नमेंट है उसको ये मजबूत करना चाहता था। इसके अलावा ये वहाँ पर लोकल इलेक्शन करवाना चाहता था ताकि साउथ वियतनाम की अपनी गवर्नमेंट बने। ठीक है, और वहाँ पर डेमोक्रेटिकली प्रोसेस आगे बढ़े। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं वियतनामाइजेशन में, जिसका सोल पर्पस यही था कि ख़ुद अमेरिका की ट्रूप्स को निकाला जाए और वार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साउथ वियतनाम पर डाली जाए। इसके बाद इसमें आता है रीयूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम के कैसे वियतनाम दोबारा से यूनिफाइड हुआ, एक वियतनाम बना। तो जब नॉर्थ वियतनाम में ये देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स निकल रहा है तो उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका देखा, तो इन्होंने बाकायदा तौर पर इसमें इन्वेट करना शुरू कर दिया साउथ वियतनाम में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अप्रैल 27 तकरीबन 1 लाख ट्रूप्स एंड सर्कल साइजोन के नॉर्थ वियतनाम की तकरीबन 1 लाख ट्रूप्स दाखिल हुई साउथ वियतनाम में, और उन्होंने जो साउथ वियतनाम का कैपिटल था साइजोन उसको सीज कर लिया, उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। तो जब कैपिटल ही कब्ज़े में चला गया तो इसका मतलब बाकी पूरा एरिया भी इनके कब्ज़े में आ जाता है। इसमें फिर क्या हुआ कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। ठीक है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि अप्रैल 30 नॉर्थ वियतनामी ट्रूप कैप्चर्ड यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी, यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी को कैप्चर किया, साउथ वियतनाम आर्मी गैरिजोन, इसके अलावा पुलिस हेडक्वार्टर, रेडियो स्टेशन, प्रेसिडेंशियल पैलेस। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो जब ये साइजोन में दाखिल हो रही थी, ठीक है, तो उस वक्त अमेरिका की जो एम्बेसी थी साइजोन में साउथ वियतनाम में, वहाँ पर अमेरिका ने हेलीकॉप्टर के ज़रिए एक ऑपरेशन किया। ठीक है, जिसमें तकरीबन 1000 अमेरिका के सिविलियंस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी से निकाले गए। इसके अलावा 7000 तकरीबन साउथ वियतनामीज़ भी थे, सिविलियन भी थे। ठीक है, इनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया गया, वहाँ से निकाला गया। तो जब नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम को कैप्चर कर लिया, उसके कैपिटल को कैप्चर कर लिया, ठीक है, तो इसको फिर रीयूनिफाइड कर दिया गया जुलाई 2 1976। तो जुलाई 2 1976 ये वो ऑफिशियल डेट है कि जिसमें वियतनाम को रीयूनिफाई किया गया, और उसके बाद एक सोशलिस्ट जो वियतनाम था वो नया उभरा, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। ठीक है, इसके अलावा जो साउथ वियतनाम का कैपिटल था साइजोन, उसको रीनेम करके हो ची मिन रखा गया। हो ची मिन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस तरीके से रीयूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम हुई कि किस तरह अमेरिका को निकलते देखकर नॉर्थ वियतनाम में बाकायदा तौर पर साउथ वियतनाम पर इन्वेड किया, और उसके बाद कैपिटल को सीज़ किया, और उसके बाद बाकायदा तौर पर वियतनाम को रीयूनिफाई कर दिया। इसके बाद इसमें आफ्टर मैथ आता है कि इस जंग के आफ्टर मैथ क्या थे। तो इसमें तकरीबन मिलियन वियतनामी जो सिविलियन थे, इसमें कुछ फोर्सेस भी आती हैं, वो मारे गए। इसके अलावा 3 मिलियन वांडेड हुए, ज़ख्मी हुए, और 12 मिलियन तकरीबन रेफ्यूजी बने। इसके अलावा 58,000 जो अमेरिका के सोल्जर थे वो इस जंग में मारे गए। इसके अलावा कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। इसके अलावा 1976 में जो यूनिफिकेशन की गई थी उसके बाद भी तकरीबन 15 साल तक इसमें कंट्री में वायलेंस रहा। ठीक है, उसके बाद 1986 में चूँकि ये कम्युनिस्ट था जिसमें इकोनॉमी इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस नहीं करती, तो 1986 में फ्री मार्केट पॉलिसी अपनाई गई, जब वियतनाम में फिर तरक्की करना शुरू की। इसके अलावा ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन अमेरिका के साथ 1990s में शुरू किए गए।
इस जंग में अमेरिका ने तकरीबन $120 स्पेंड किए जो ज़ाया गए, ठीक, क्योंकि कोई भी कामयाबी ना मिली। ठीक है, इसके अलावा सोल्जर्स रिटर्न होम फेस्ड क्रिटिसिज्म, कि अमेरिका के जो फ़ौजी वापस अमेरिका पहुंचे उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया। जो वियतनाम वार के हक़ में थे उनका मानना था कि जो सोल्जर्स हैं ये शिकस्त डिफ़ीट होके आ रहे हैं, और जो वियतनाम वार के ख़िलाफ़ थे वो सोल्जर्स को ब्लेम करते थे कि ये सिविलियंस को कत्ल करके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके आफ्टर मैथ थे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि दूसरे कंट्रीज़ जो वियतनाम वार में शामिल थे, इसमें पहले नंबर पर तो अमेरिका था, उसको हमने डिस्कस किया कि वो बाकायदा तौर पर इसमें लड़ रहा था। दूसरे नंबर पर आता सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था, और तकरीबन 80% ऑफ ऑल वेपन्स बाय नॉर्थ वियतनाम ये सोवियत यूनियन इनको फराम कर रहा था। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि सोवियत यूनियन किस तरह नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा कुछ मिलिट्री एडवाइज़र भी थे जो सोवियत यूनियन ने भेजे नॉर्थ वियतनाम में। इसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना ने तकरीबन 90,000 रिफल्स और गन्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। इसके अलावा इंजीनियरिंग बैटलोनियन के जो ऑपरेशन किया था अमेरिका ने, ऑपरेशन रोलिंग थंडर, उसके ज़रिए जो डैमेज हुआ था वो नॉर्थ कोरिया में रिपेयर करने के लिए ये भेजे गए। इसके अलावा 1965 टू 70 तकरीबन 3,20,000 जो चाइनीज़ सोल्जर्स थे उन्होंने सर्व किया, ये टोटल थे, जिसमें 1967 में तकरीबन 1,70,000 वो थे जो बैक वक्त एक ही वक्त में सर्व कर रहे थे। चाइना के तकरीबन 11,000 सोल्जर इसमें मारे गए। ठीक है, अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया बेसिकली साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था जो एंटी कम्युनिस्ट था। इसने तकरीबन 50,000 ट्रूप्स भेजी, 50,000, ठीक है, जिसमें से 5,000 मारे गए। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था। इसने तकरीबन अपने 200 पायलट्स भेजे, इसके अलावा वेपन्स भेजी। इसके अलावा 2 मिलियन सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म अपने कमांडर्स के लिए इसने भेजे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और कनाडा ये सारे अमेरिका के बिहाफ से, ठीक है, कैपिटलिस्ट के बिहाफ से इस जंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये थे वो दूसरे कंट्रीज़ जो वियतनाम वार में शामिल थे। तो ये थी एक ओवरऑल वियतनाम वार। ठीक है, उम्मीद है आपको किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।